चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी बताएं। ब्लड, हाँ, मतलब इसमें चूंकि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसमें ब्लड आएगा सबसे पहले, तो हार्ट आएगा, जितनी भी आर्टरीज या वेन होती हैं, मतलब ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। और इसका काम क्या होता है, ये एक ट्रांसपोर्टेट सिस्टम है। मतलब जो भी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हर सेल तक इसका काम क्या है कि बॉडी में हर सेल तक ऑक्सीजन, ग्लूकोज, पानी और भी जो पोषक तत्व हैं उन सबको सर्कुलेट करना या ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, क्योंकि खाना तो हमने कहाँ से खाया, मुंह से खाया, स्टमक में उसका डाइजेशन हुआ। अब वो डाइजेशन होकर उसमें जो पोषक तत्व हैं वो पूरे शरीर तक कैसे पहुंचेंगे, तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इन सारे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके कहाँ पर पहुंचाती है, ब्लड में। और ब्लड के थ्रू ये बॉडी के हर एक पार्ट तक जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का होता है ये किसकी हेल्प से होता है, हार्ट की हेल्प से। हार्ट ही इस ब्लड को सारी कैपिलरीज और सारे जगह पंप करता है। तो दोनों चीजें सेम है, या हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, हार्ट, ब्लड, फिर ब्लड की जितनी भी वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये सारे इसके कंपोनेंट्स होंगे। और इसका जो मेजर फंक्शन इसका क्या है कि ब्लड जो है वो पूरे, जैसा अभी हमने पढ़ा कि पानी है, न्यूट्रिशंस है, पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, सबको पूरी बॉडी के हर एक सेल तक सप्लाई करता है। और साथ ही क्या करता है कि जो भी वहाँ उस सेल में टॉक्सिन डिपॉजिट है, अब वो भी सेल रेस्पायरेशन भी होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करती है, तो वो जितने भी टॉक्सिस मटेरियल हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है उन सबको वापस लाके और बॉडी के बाहर करने का काम भी ब्लड के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें हमने पढ़ा कि ब्लड आर्टरीज और ब्लड वेन्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये जो हार्ट बना हुआ है, हार्ट से ये जितने रेड कलर के आपको दिख रहे हैं कैपिलरीज निकले हुए, वेसल्स निकले हुए, ये सब क्या है, आर्टरीज हैं। और ये रेड क्यों है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो ब्लड है जो कि ऑक्सीजन से भरा हुआ है और पोषक तत्वों से भरा हुआ है। वहीं पर ये जो आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं ये सारी क्या है, वेन है। क्योंकि ये इनका काम क्या है कि हार्ट से उस सेल तक ब्लड पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आर्टरीज। और उस सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस लाने का काम कौन कर रहा है, वेन। तो इस तरह से ये वेन और आर्टरीज का पूरी बॉडी में हर सेल तक जो है एक पूरा नेटवर्क होता है, और जो सारी चीजों का हर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन करती है और सेल से जो कलेक्शन होता है उसे भी वापस लेके आती है। तो ये सिस्टम पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। अब इसका एक मेन ऑर्गन, दो इसके मेन ऑर्गन हो गए, एक तो हो गया ब्लड, दूसरा हो गया हार्ट। तो हम पहले थोड़ा सा ब्लड के बारे में देखेंगे। तो ब्लड कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे सॉलिड मटेरियल भी होते हैं। तो जो सॉलिड मटेरियल होते हैं ये एक लाइट येलो कलर का एक लिक्विड होता है जिसमें ये तैरते रहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट हम इसी को कहते हैं।
और जो टोटल ब्लड होता है उसका लगभग 55% जो है भाग ये प्लाज्मा से ही बना होता है। और ये जो प्लाज्मा है इसी में बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, जिनमें क्या क्या होते हैं, ब्लड कैप्सूल्स होते हैं जिनको हम लाल रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, या इनको ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। फिर इसमें प्लेटलेट्स होते हैं, और इसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो सॉलिड होते हैं और इस लिक्विड प्लाज्मा में वो तैरते रहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है ब्लड का, ये इस पिक्चर में आपको ये जितना येलो दिख रहा है ना, ये येलो पार्ट ये पूरा प्लाज्मा है। अब ये जो प्लाज्मा होता है ये लाइट येलो कलर का होता है, इसमें भी 90% पानी होता है। तो इसीलिए चूंकि इसमें पानी बहुत अधिक होता है, और पानी ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन या इसके डाइल्यूशन को बना के रखता है, ये कितना तरल होगा या कितना कॉन्सेंट्रेट होगा। ठीक है, तो इसीलिए जैसे ही आप पानी की क्वांटिटी में कुछ भी फर्क लाते हैं, उसको कम या ज्यादा करते हैं, तो चूंकि उससे तुरंत ब्लड पे इफेक्ट होता है और ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी पर इफेक्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम पार्ट पानी का है, तो इस चीज के लिए हमें बहुत ही अवेयर रहना चाहिए कि वो जो मैक्सिमम पार्ट पानी का है, तो वो पानी हम कैसा पी रहे हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि उस पानी को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, छान लेते हैं, उबाल लेते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी नेगेटिव डाल देते हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें इस प्लाज्मा में होती हैं, और साथ ही प्लाज्मा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन 3 तरह की गैसेस होती हैं जो इसमें घुली हुई होती हैं। तो इस तरह से ये जो प्लाज्मा है ये पार्ट हो गया। इसके साथ इसमें सॉलिड चीजें और क्या क्या होती हैं, एल्बुमिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, ग्लाइकोबुलिन होता है, फिर प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फिर जितनी भी तरह की ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें एवरेज, तो इसमें सबसे बड़ा भाग ब्लड में किसका है, प्लाज्मा का है 55%। फिर इसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 45, और प्लेटलेट्स होती हैं जो 1%। तो इस तरह से ये जो प्लाज्मा होता है ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, और प्लाज्मा और बाकी सॉलिड मटेरियल मिलके जो है वो ब्लड बनाते हैं। अब अगर हम इनकी थोड़ी सी जो ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में देखें, तो इसमें 3 तरह के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये आपका जो फर्स्ट ये रेड पिक्चर बना हुआ है ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये इरिथ्रोसाइट भी कहलाते हैं। फिर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ब्लड में 3 तरह की सेल हो गई। एक हो गई आरबीसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं रेड ब्लड कैप्सूल्स या रेड ब्लड सेल, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरी हो गई वाइट ब्लड कैप्सूल्स या वाइट ब्लड सेल्स, जिसको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, और इसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और तीसरी कौन सी हो गई, जो इसमें प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो वाइट सॉरी रेड आरबीसी है, रेड ब्लड कैप्सूल्स हैं, वो कैसी होती हैं। तो ये जो होती हैं ये राउंडेड होती हैं, और बिल्कुल ऐसा जैसे होता ना कि कोई एक राउंडेड है और उसको बीच से दबा दिया जाए। जैसे आप मान लीजिए एक आटे की छोटी सी लोई लें और उसको बीच से दबा दें, तो बिल्कुल उसी शेप की ये होती हैं। ये यहाँ पर दिख रहा है, ये बीच से दबी हुई होती हैं। और इनका काम क्या होता है,
तो ये क्या होंगी, बीच में पतली होंगी, किनारे पे क्या हो जाएंगी, मोटी होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है कि ये जो भी ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और ये ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके आरबीसी उस ऑर्गन तक जाती हैं और ये वहां पर ये फिर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में अलग अलग टूट जाती हैं और जो ऑक्सीजन होती है वो उस सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, हीमोग्लोबिन वापस इसी ब्लड में रहता है। और ये जो रेड ब्लड कैप्सूल्स हैं, इन्हीं के कारण जो ब्लड का कलर है वो रेड रहता है और रेड कलर का दिखता है। तो ये जो रेड ब्लड कैप्सूल्स हैं, ये किससे बनी होती हैं, इनको अपना पूरा बनाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है जो अमीनो एसिड से प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें आयरन की जरूरत होती है। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये आयरन के साथ मिलके ही ये जो रेड ब्लड कैप्सूल्स हैं इनको प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्रोड्यूस कहाँ होती हैं, जब हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था तो हमने बोन मैरो पढ़ा था कि बोन के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, तो वहां पर इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और ये जो बहुत सारी नंबर्स में रहती हैं और ये जो है इनकी जो लाइफ होती है लगभग 120 डेज की होती है। एक आरबीसी लगभग 120 डेज तक जीवित रहती है, उसके बाद वो डेड हो जाती है और उसकी जगह जो नई आरबीसी है वो वहां पर आ जाती हैं। तो जब ये डेड होती हैं तो ये कहाँ हो जाती हैं, डेड होके ये स्प्लीन या लीवर में डिपॉजिट हो जाती हैं। और जहां पर ये जो हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब क्या, आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, जो एमिनो एसिड्स हैं वो मिलके ग्लोबिन बनाते हैं। तो वापस ये क्या करती हैं, लीवर में ये इसका जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट है ये दो भाग में टूट जाता है और ये जो एमिनो एसिड्स हैं, जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, इसको बॉडी रीयूज कर लेती है और उसका जो वेस्ट बचता है वो यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। और जो हिम होता है ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ये फिर से आयरन के साथ जुड़ता है और नई जो आरबीसीज होती हैं उनको प्रोडक्शन करता है और उनको उनके निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो जब कई बार ऐसा होता है कि अ, जब किसी तरह की इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लीजिए वहां कोई घाव हो गया है, कोई कट लग गया है, तो देखिए जो स्टूल होता है उसमें ब्लड सेल्स आने लगते हैं। जब स्टूल का टेस्ट कराते हैं तो उसमें ब्लड सेल्स प्रेजेंट मिलते हैं और स्टूल का कलर कैसा हो जाता है, ये ब्लड सेल चूंकि उसमें आयरन होता है तो वो ब्लैकिश कलर हो जाता है। ठीक है, तो स्टूल का कलर भी ये चेंज कर देते हैं। तो इसका जो हीमोग्लोबिन पार्ट है ये इन आरबीसी का सबसे मेन पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और ये किन किन चीजों से मिलके बनता है, हीमेटिन और ग्लोबिन। तो हीमेटिन जो है ये आयरन है एक तरह से और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। तो इन दोनों से मिलके हीमोग्लोबिन बनता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जब अभी हमने यहाँ पर आपको ये वेन और आर्टरीज बताई थी, ठीक है। तो ये अभी आपको हमने बताया था कि जितनी आर्टरीज हैं उनमें सब में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए वो रेड कलर से शो की जाती हैं। और ये जो जितनी ब्लू हैं ये वेन है क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड होता है, तो इसीलिए इनको येलो ब्लू किया जाता है। लेकिन ये जो आर्टरीज और वेन है इसमें एक आर्टरीज और वेन पाई जाती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन कहते हैं। और ये किन दो पार्ट को कनेक्ट करती है, ये लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करती है, पल्मोनरी आर्टरीज भी और पल्मोनरी वेन भी। तो जहां शरीर की पूरी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहां पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये एक एक्सेप्शन है। ये सिंगल आर्टरीज ऐसी है कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वहीं पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
तो ये एक्सेप्शंस हैं, तो इसको हमेशा हमको याद रखना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या करती हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन इसके टच में आया हीमोग्लोबिन के, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती हैं, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ साथ सेल तक जाता है जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है। और जब वो उस सेल तक पहुंचता है तो वहां जाके क्या करता है, ये फिर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। तो वहां के जो टिश्यूज हैं, जो सेल हैं, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसमें जो उस सेल या टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है वो इसमें भर जाती है, जिसके कारण इसका जो रेड कलर था वो क्यों था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। तो जब इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है तो इसका थोड़ा सा ब्लूइश कलर हो जाता है, और ये वापस लंग्स में ये लेके आया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये 3 पार्ट में हमने बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये चूंकि इसमें ल्यूकोसाइट्स या ये जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज की अपेक्षाकृत ये जो वाइट डब्ल्यूबीसी हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं, ये बहुत बड़ी होती हैं। आरबीसी साइज में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनका जो नंबर होता है वो आरबीसी से कंपैरिजन में कम होता है। तो अगर एक हेल्दी पर्सन में देखें तो ये लगभग 4000 से 11000 पर क्यूब मिलीमीटर तक रहती हैं। लेकिन मान लीजिए चूंकि ये इम्यून सिस्टम को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या होता है, मान लीजिए किसी तरह का बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इनका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है और वो 25,000 तक पहुंच जाता है। और ये जो वृद्धि होती है इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और वो बढ़ती क्यों है, क्योंकि यदि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, आक्रमण हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो जो बाहर से हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स आ रहे हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है, जिससे बॉडी बीमार ना हो पाए। ठीक है, तो इनके यहाँ पर अब आप थोड़ा सा देखिए, ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक तो है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी है एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, मतलब एक में जो कणिका होती हैं, दूसरे में अकणिकीय होती है, उसमें कणिकाएं नहीं होती हैं। तो ये जो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, तो ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स है इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और इसी ग्रेन्यूल्स के होने के कारण इन्हें ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। इनकी जो लाइफ होती है लगभग 21 डेज की होती है, और ये फिर से कितने पार्ट में, कितनी तरह में डिवाइड होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये 3 तरह के यहाँ पर दिख रहा है, ये ग्रेन्युलोसाइट्स है, ये 3 तरह के टाइप्स में डिवाइड हो गए। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये लगभग पर्पल कलर की होती हैं, और इनको फेगोसाइट्स भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स को फेगोसाइट्स भी कहते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जहां पर भी इन्फेक्शन हो, जहां पर भी कोई भी ऐसे माइक्रोब का आक्रमण हुआ हो, तो ये क्या करती हैं, वहां पर जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको, उनका भक्षण करती हैं, उनको खा जाती हैं, इसीलिए इनको फेगोसाइट्स कहा जाता है। और जब ये उन हार्मफुल माइक्रोब्स को निगलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होती है। फिर इओसिनोफिल्स जो होती हैं, ये भी डब्ल्यूबीसी हैं, लेकिन ये बहुत रफ होती हैं और खुरदुरी होती हैं, और इनकी जैसे एलर्जी है या ब्रोंकाइल अस्थमा है या किसी तरह के कृमि इन संक्रमण है, तो उसके दौरान ये एक्टिवेट होती हैं और फिर ये उस चीज से बॉडी को सेव करती है। फिर लास्ट कौन सी है, बेसोफिल। तो ये जो बेसोफिल है ये पर्पल या ब्लू कलर की होती हैं और काफी मोटी होती हैं, और इसमें हिपेरिन पदार्थ पाया जाता है।
तो जो कुछ एलर्जेटिक सिम्टम होते हैं, जैसे मान लीजिए विंड पाइप में हुआ, या मान लीजिए कोई कहीं भी जो एलर्जी होती, कोई पैरासाइट्स आक्रमण करता है, तो वहां पर ये इम्यूनिटी को बनाए रखती हैं और उस जो बाहर से जो पैरासाइट या जो भी आक्रमण कर रहा है उससे बॉडी को सेव करती हैं। अब हम आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स पर। तो जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, तो ये भी कई टाइप में डिवाइड होती हैं, और ये तो कंफर्म है कि चूंकि ये ए ग्रेन्युलो है, मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो फर्स्ट तो यही हो गया कि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। और इसके जो मेन दो टाइप है वो क्या है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये भी काफी बड़े आकार की होती है, और इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। और इनका काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर जो लिम्फ नोड्स टिश्यू हो वहां पर ये जाती हैं, और जो भी बाहर से जो पदार्थ आ गया है बॉडी में एंटर कर गया है, तो ये अधिकांशतः ये कहाँ पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट्स में, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, थाइमस ग्लैंड में, टॉन्सिल्स में, एस्ट्रिनॉइड में और जीआईटी में। मतलब ऐसी ऐसी जगह, ये इनका कहाँ, ये सारी जगह कहाँ है, जहाँ की स्किन लगातार बाहर की चीजों के टच में आती जाती है। जैसे जीआई ट्रैक्ट देखिए, तो हम खाना खाते हैं तो लगातार बाहर की चीजें जो हैं वो उसके टच में आती हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं, जिसके कारण कि वहां पर यदि उन चीजों के साथ, जैसे हमने सांस ली तो हमारे टॉन्सिल एयर के टच में आते हैं, तो यदि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो ये वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है। और ये जो दूसरी होती हैं मोनोसाइट्स, तो ये भी बोन मैरो में बनती हैं, और साथ साथ ये जो फेगोसाइटिक साइटोसिस होता है उसमें ये एक मेन इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं। अब इनके जो WBC हैं, इनके काम क्या क्या होंगे, कि सबसे बड़ा काम इनका ये होता है कि जो भी बाहर से हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस आक्रमण कर रहा है उससे बॉडी को सेफ करना। सेफ कैसे करती हैं, फेगोसाइटोसिस के, मतलब उन पदार्थों को निगल लेती हैं या खा लेती हैं। फिर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ऐसे माइक्रोब्स जो कि निगले नहीं जा सकते हैं WBC द्वारा, तो ये एंटीबॉडीज के द्वारा उनको निष्क्रिय कर देते हैं, और उनके जो इन्फेक्शन या जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से ये WBC है। अब इसके बाद हम आते हैं प्लेटलेट्स पर, या जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये भी लगभग 2,50,000 पर क्यूब मिलीमीटर में होते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये इसकी खासियत होती है। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो कितने दिन का रहता है, 5 से 9 दिन का। ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है कि कहीं भी यदि बॉडी में कट लग जाए और ब्लड बाहर बहने लगे, तो उस समय ये ब्लड को क्लॉट में कन्वर्ट करती है, जिससे कि जो ब्लड बह के बाहर लॉस हो रहा है वो रुक जाए। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग करती हैं या ब्लड का क्लॉट बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टैटिस। तो ब्लड क्लॉटिंग करती हैं जिससे कि उस जगह से जो ब्लड लगातार बह रहा है उसका बहना रुक जाएगा, और वो रुक जाने से ब्लड लॉस होने का जो एक प्रोसेस चल रहा है वो बंद हो जाता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ये लाइफ सिक्योरिटी के लिए होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज कहीं मान लीजिए जैसे चाकू से हाथ कट गया, तो आप देखते हैं ना थोड़ी देर बाद वहां पर क्लॉट, एक ब्लड का ऐसा थक्का जैसा जम जाता। तो यदि वो नहीं हो, लगातार ब्लड सर्कुलेट होता रहे, बाहर बहता रहे, तो क्या होगा, बॉडी में ब्लड लॉस होने लगेगा, और एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि उसके कारण लाइफ रिस्क भी आ जाए। तो इस तरह से ओवरऑल हम देखें कि ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कि ये जितने भी एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिशंस हैं उनको सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन पहुंचाता है,
जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं या जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाता है उनको, और वहां से बॉडी के बाहर करता है। फिर पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है जिससे हर सेल में मॉइस्चर और एक नमनेस बनी रहे। ऑस्मोसिस प्रेशर को नॉर्मल करता है, और जब ये ट्रांसपोर्टेशन करता है तो ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता भी है। और यही ब्लड होता है जहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, क्योंकि उनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती है। तो वो हार्मोन्स को किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करती हैं? ब्लड के थ्रू। जितने भी हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल्स हैं, ये सभी चीजों को ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। ब्लड शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है कि वो एक लिमिट के ना ऊपर हो ना नीचे हो। फिर जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, उनको रिपेयर भी करता है। और जितनी भी ब्लड सेल्स जो कि डैमेज हो जाती हैं या डेड हो जाती हैं, तो उनको इकट्ठा करके लीवर और स्प्लीन में पहुंचाता है, जहां पर उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर शरीर में जितने भी ऐसे हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, तो उनसे दो तरह से शरीर की रक्षा करता है। एक तो फैगोसाइटोसिस, और दूसरा एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन बनाकर और उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि ये ब्लड जो है बॉडी के लिए बहुत ही कंपलसरी है। ये ब्लड क्लॉटिंग का है कि अगर कहीं पर भी हमें चोट लगती है तो ब्लड बहने लगता है। तो ये एक ऐसा पूरा नेटवर्क बना के यहाँ पे एक थक्का जैसा बना देते हैं, जिससे ये ब्लड का बाहर बहना, लॉस होना रुक जाता है। आज हम ये कंप्लीट कर लेते हैं ब्लड, फिर कल हम ब्लड क्लॉटिंग का ये फ्लो है कि कैसे कैसे होता है, लेकिन इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फंक्शन हमने ब्लड के पढ़ लिए हैं। अब हम एक और जरूरी चीज देखते हैं, ब्लड ग्रुप्स। तो आप सभी को मालूम है कि जो 4 तरह के मेन ब्लड ग्रुप्स ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी को ब्लड दिया जाता है तो आप हमेशा देखते हैं कि उसके ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है, क्योंकि अगर किसी इनको मैच नहीं किया जाए तो उसमें बहुत सारी इनकॉम्पिटिबिलिटी हो जाएगी, और जिसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। और उसमें क्या होता है कि जब 2 तरह के मिल जाते हैं तो जो ब्लड सेल्स होती हैं वो फटने लगती हैं, और जिसके कारण लाइफ रिस्क हो जाती है। तो ये ब्लड को हमेशा ग्रुप को मैच करके दिया जाता है। ह्यूमन में कौन कौन से ब्लड पाए जाते हैं? ए, बी और ओ। तो ये 4 ब्लड हैं, ए बी और ओ। इस तरह से ये 4 ब्लड होते हैं। और ये जो चारों ब्लड हैं, इन ये कैसे तय होते हैं? जो आरबीसीज होती हैं उसमें जिस तरह के एंटीजन होते हैं, वो एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के हिसाब से इन्हें जो ग्रुप्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो अगर ये ग्रुप्स किसी भी व्यक्ति को जब रक्त चढ़ाते हैं तो उनको सबसे पहले ब्लड डोनर का चेक किया जाता है। जब डोनर और रेसिपिएंट दोनों का सेम ब्लड होता है तो फिर उसके बाद उसको ब्लड दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ एक चीज और देखने के लायक, मतलब समझने के लायक है कि जो एंटी ए, जैसे ग्रुप ए है, ग्रुप ए में क्या है कि यहाँ पर जो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में है वो है एंटी बी, और जो एंटीजन है वो ए एंटीजन है। ग्रुप बी में कौन से पाए जाएंगे प्लाज्मा में? एंटीबॉडीज ए, और जो एंटीजन होंगे वो बी। ए बी में ये जो एंटीबॉडीज होती हैं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो एंटीजेंस होते हैं वो ए और बी दोनों पाए जाते हैं। और जो ओ होता है इसमें एंटी ए भी पाया जाएगा, एंटी बी भी पाया जाएगा, लेकिन एंटीजन एक भी नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें कि ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं, तो ये कैसे, कौन किसको दे सकता है? तो एक इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि जिनका ब्लड ए है, ग्रुप ए, वो ए वाले को ही देगा। जिनका ब्लड ग्रुप बी है वो बी वाले को ही देगा।
लेकिन ए वाले बी वाले दोनों ही जिनका ब्लड ग्रुप ए भी है उसे दे सकते हैं, ए बी है वो तो दे ही सकते हैं, लेकिन साथ में जरूरत पड़ने पर जिनका ए है वो भी ए बी वाले को दे सकता है, बी वाला भी ए बी वाले को दे सकता है। साथ में ये जो ओ होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ ग्रुप वाला जो होता है ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट या डोनर होता है वो ओ होता है और रेसिपिएंट कौन सा होता है, ए बी होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। अब इसमें एक लास्ट बचा है कि एक आर एच फैक्टर पाया जाता है। आर एच फैक्टर जिसको रेहसस फैक्टर भी हम बोलते हैं। तो ये जो लगभग हर व्यक्ति के इसमें होता है और जिसको हम आर एच फैक्टर इन शॉर्ट में कहते हैं। तो जिनमें ये आर एच फैक्टर रहता है उन्हें आर एच पॉजिटिव कहते हैं। वो कितना परसेंट है, 85%। और जो रेस्ट 15% है जिसमें आर एच फैक्टर नहीं रहता है वो आर एच नेगेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये भी देखना जरूरी है कि उसका आर एच फैक्टर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यदि आर एच फैक्टर नेगेटिव है और ऐसे कोई व्यक्ति को आर एच पॉजिटिव है, ऐसे व्यक्ति का मान लीजिए ब्लड दे दिया जाता है, तो उसमें जो एंटीबॉडीज और एंटीजन होते हैं वो विपरीत उत्पन्न हो जाते हैं और जिसके कारण उसके जो ब्लड है उसकी सारी जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और धीरे धीरे उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि आर एच फैक्टर भी ब्लड ग्रुप के साथ साथ चेक किया जाए कि वो क्या है। अब इसके साथ ये आर एच फैक्टर एक जगह और यूज आता है, आप लोगों ने सुना होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितने लोगों ने सुना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये काम आता है ना। तो वहां पर क्या होता है कि यदि मान लीजिए जो मदर और फादर है उसमें से एक का आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, तो जो प्लेजेंटा से जो ब्लड जाएगा वो चूंकि दोनों का ब्लड उसमें मिला हुआ है आर एच फैक्टर, तो वो बहुत रिस्की होती है और उस समय उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है कि जिससे कि ये जो जिसका इफेक्ट आ रहा है वो खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें हीमोलाइटिक डिजीज हो जाती है। तो इस तरह से ये ब्लड आज हमने कंप्लीट किया है।